हेलो गाइस, आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के एक राइटर पॉलिटिकल थिंकर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है कि जिसका नाम है निकोलस मैकियावेली। ये मैकियावेली को बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। ठीक है, मैकियावेली ने पॉलिटिक्स में बहुत परिवर्तन भी किया है। ठीक है, इसलिए हम आज उनके बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। जो निकोलस मैकियावेली है, उनका जन्म इटली में हुआ। जब वो इटली में उनका जन्म हुआ था, तब इटली 5 भागों में बटा हुआ था, यानी इटली के 5 टुकड़े हो रखे थे। तो उन्होंने उस परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने इटली को जोड़ने और मजबूत करने के लिए ही जो अपनी सारे विचार है वो इटली पे ही केंद्रित करके लिखे थे। सेवाइन ने उन्हें युग परिवर्तन का शिशु कहा है। क्यों? इसका रीज़न ये था कि जब वो हुए तो उस समय पुनर्जागरण चला था, और पुनर्जागरण के कारण ही क्या हुआ कि जो पहले के जो मतलब विचार थे, जो मध्यकालीन समय में आए थे, जिसमें पॉप और चर्च वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स से राज्य पे हावी रहते थे और सारी चीज़ें धर्म के अंदर की जाती थी, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था। तो पुनर्जागरण के कारण साहित्य आया, उसके बाद नई नई खोजें हुई, नई नई जगह खोजी गई, नए नए आविष्कार हुए। और इसी में निकोलस मैकियावेली ने ये किया कि जब वो आए तो उन्होंने इटली के राजा या इटली के लिए उन्होंने ये पॉलिसी निकाली, ये विचार अपना पुनर्जागरण के मतलब ये विचार दिया कि राजनीति से धर्म और नैतिकता को निकाल देना चाहिए, क्योंकि राजनीति जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, उसके अंदर ना तो धर्म होना चाहिए, ना ही नैतिकता होनी चाहिए। ये बात उन्होंने राजा के लिए भी रखी। इसी विचारों के कारण उन्हें फादर ऑफ उन्हें क्या कहते हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहा जाता है। उसके बाद नव राजनीतिक विज्ञान यानी न्यू पॉलिटिकल साइंस का भी क्या कहते हैं डेवलपमेंट उन्होंने ही किया। ठीक है, उसके बाद उनका मुख्य विचार था स्टेट। देखो, इससे पहले जो भी थिंकर जैसे एरिस्टोटल और प्लेटो में लिया जाए तो उन्होंने ये बताया कि स्टेट जो है उसका नेचर कैसा है, स्टेट कैसे कैसे बन के एवोल्यूट यानी उसकी उत्पत्ति क्यों हुई है और उत्पत्ति कैसे हुई ये बताया। लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि स्टेट को करना क्या चाहिए और स्टेट पावरफुल कैसे हो। जबकि जैसे कि मैकियावेली जब अपने टाइम पे हुआ तो इटली बहुत ही कमज़ोर राष्ट्र था, इसलिए उसने अपनी जो नीति बताई वो स्टेट को मजबूत करने के लिए बताई। तो उसकी जो नीति थी वो स्टेट क्राफ्ट की नीति थी। स्टेट क्राफ्ट यानी शासन कैसे चलना चाहिए, ये उसने ये बताया, ना कि ये बताया कि कोई आइडियल स्टेट होगा, ऐसा कुछ नहीं। उसने ऐसी चीज़ें बताई जो बहुत ही व्यावहारिक हो। सबसे पहले जो स्टेट है, स्टेट सब स्टेटों से बना है, और स्टेटों शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मैकियावेली ने किया था। और उसके जो विचार थे मैकियावेली के, वो बहुत ही क्या कहते हैं व्यवहारिक थे, इसलिए उसने पॉलिटिकल रियलिज्म जो हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं उसकी नींव रखी थी, और पावर पॉलिटिक्स की बात की थी। पावर पॉलिटिक्स की बात इसलिए की थी क्योंकि उसने कहा था कि राजा के पास जितनी ज़्यादा शक्ति होगी उसका राज्य उतने ज़्यादा मजबूत होगा। मैकियावेली की कुछ बुक्स हैं जो हम बताते हैं, जिसमें कि ये पहला है द प्रिंस, उसके बाद द आर्ट ऑफ वॉर और डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। ये उसकी कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं या वर्क है जो उन्होंने किया है। जो द प्रिंस है मेनली ये वाली जो बुक है वो उसने इटली के राजा के लिए लिखी है, ताकि राजा को कैसा होना चाहिए, राजा के में कौन से गुण होने चाहिए, राजा को कैसे किस परिस्थिति में कैसे काम करना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड बुक है डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, ये वाली बुक जो है उसने एक तरीके से इसमें उसने राजतंत्र की जगह गणतंत्र को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। अब हम आगे देखते हैं कि मैकियावेली जो है उसने शासन व्यवस्था को 2 भागों में बांटा है। जैसे कि इससे पहले आप अगर पढ़ोगे तो इससे पहले प्लेटो ने भी मतलब बताया कि उसके स्टेट में 3 वर्ग होंगे। वो शासन व्यवस्था का ही एक रूप है कि 3 रूप होंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, एरिस्टोटल ने भी बताया संविधान का चक्र। उसके बाद निकोलस मैकियावेली ने ये बताया कि शासन व्यवस्थाएं 2 प्रकार की होगी, एक होगा तुम्हारा राजतंत्र, दूसरा होगा गणतंत्र। राजतंत्र में भी ना हम देखें तो एक होता है राजतंत्र, एक होता है संवैधानिक राजतंत्र, एक होता है निरंकुश राजतंत्र। तो संवैधानिक राजतंत्र वो होता है जहाँ पे राजा संविधान के अकॉर्डिंग नियमों के अनुसार चलता है, यानी वो लिमिट्स में होता है। जैसे कि आप ब्रिटेन का एग्जाम्पल दे सकते हो। और नॉर्मली राजतंत्र जो हमारे पूर्वजों में चला आता है कि राजा है और राजा प्रजा के लिए काम कर रहा है, जैसे भी है वो उसके पास सारी पावर है। और निरंकुश राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा सबसे ऊपर है, राजा से ऊपर कुछ नहीं है। राजा अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने हित पूरे करने के लिए जो भी कर रहा है वो निरंकुश राजतंत्र में आता है। इसमें एक व्यक्ति का शासन होता है। उसके बाद ये वाली जो व्यवस्था निरंकुश राजतंत्र वाली वो इसने इटली के लिए दी थी। इसका रीज़न ये था कि उस समय इटली में एकता और सुरक्षा लाना चाहता था वो। ठीक है, उसके बाद उसने राजतंत्र के लिए ही जो वर्ड यूज़ किया है वो परतंत्र का यूज़ हुआ है,
क्योंकि इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे व्यक्ति जो होते हैं, नागरिक होते हैं, वो आज़ाद नहीं होते हैं, वो राजा के अंदर होते हैं। और इटली की उसकी जो जो पुस्तक उसने राजा के लिए लिखी थी, द प्रिंस जो उसकी बुक है, वो उसमें उसने आदर्श शासक की बात की है। जो उसका आदर्श शासक है वो है लॉरेंजो द मेडिसी, ठीक है, लॉरेंजो द मेडिची, ठीक है। उसने राजा के गुण और कर्तव्यों के बारे में इस पुस्तक में बताया। उसने बताया कि राजतंत्र वहीं होगा जहाँ पे क्या होंगे, जहाँ पे जो लोग होंगे, यानी जो लोग होंगे वो भ्रष्ट होंगे, लोभी होंगे, लालची होंगे और बहुत बुरे नेचर के होंगे, तो वहाँ पे हमेशा राजतंत्र होगा। और इन सब चीज़ों का वर्णन उसने कौन सी बुक में किया है? द प्रिंस में। जबकि उसने दूसरी शासन व्यवस्था बताई है अब गणतंत्र, तुम्हें पता है गणतंत्र मतलब होता है कि जो पूरे देश का हेड होगा वो चुना हुआ होगा, ठीक है। गणतंत्र को गणराज्य भी बोलते हैं, ठीक है, रिपब्लिकन भी बोलते हैं। और यहाँ पे है ये स्वतंत्र होगा, नागरिकों का राज्य होगा, ऑब्वियसली राजा का राज्य नहीं होगा। यहाँ पे एक व्यक्ति का शासन है, वहाँ पे नागरिकों का होगा। उसमें इसने सबसे बड़ी बात, जैसे इसमें इसने राजतंत्र में इसने इटली का एग्जाम्पल दिया है। इसके लिए गणतंत्र का सबसे आदर्श रूप है वो है रोमन साम्राज्य। और यहाँ पर आज़ादी की बात की जाती है, ठीक है, लोगों के अधिकारों की बात की जाती है द लिवी में, ठीक है। स्वतंत्र राज्य होता है और ये ऐसे लोगों के लिए होता है जहाँ पे जो व्यक्ति हैं उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है, वो बहुत ही सद्गुणी होते हैं, उनके अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं, वो न्यायप्रिय होते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं। तो इस स्थिति में हम गणतंत्र को ला सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे नहीं है वो ये है कि निकोलस मैकियावेली के लिए अगर देखा जाए तो आदर्श रूप ये है कि अगर कोई शासन व्यवस्था आदर्श है तो वो ये है। लेकिन अगर कोई चीज़ प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल, तो वो ये वाली है, प्रैक्टिकल फॉर्म। तो इसलिए वो राजतंत्र को ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम इसे ही देखते हैं और ये उसके लिए एक आदर्श व्यवस्था थी जो लागू नहीं हो सकती जल्दी। उसके बाद उसके मुख्य विचारों में 3 विचार है। पहला है उसने धर्म के ऊपर दिया है एक विचार, उसके बाद दूसरा उसने शासन या राज्य पे दिया और तीसरा मानव व्यवहार पे। धर्म के ऊपर उसने सिंपल सी बात है धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की, ऑब्वियसली, कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग हैं। राजनीति और धर्म में कोई मेल नहीं है, ठीक है। इसमें एक बात उसने ये कही कि राजा को धर्म जो है वो इसलिए यूज़ करना चाहिए ताकि लोग धर्म के भय या डर में राज्य के कानून और व्यवस्थाओं को माने, जिससे कि राजा मजबूत हो, ठीक है। उसने हमेशा धर्म को क्या माना? साधन माना, और राज्य को साधन। यानी धर्म जब भी यूज़ होना चाहिए राजा के लिए या राज्य में जब वो एक साधन का काम करे, वो अंतिम साध्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसने शासन व्यवस्था बताई। शासन व्यवस्था में उसने एक थ्योरी दी थी, फॉक्स एंड लोएन थ्योरी। ये जो शासन व्यवस्था में ये राज्य की बात है, ये राजा के लिए है, फॉक्स एंड लोएन थ्योरी। और इसी को आप कनेक्ट कर सकते हो उसकी मॉरलिटी की थ्योरी से। मॉरलिटी की थ्योरी ये बोलती है कि राजा को 2 तरीके का व्यवहार करना चाहिए, यानी जनता के सामने अलग और अपने मतलब अकेले में या व्यक्तिगत जो उसका है वो अलग होना चाहिए। जनता के सामने उसको बहुत उदार और अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन बाद में उसका जो पीछे का व्यवहार है या जो दूसरा व्यवहार है वो अलग होना चाहिए। फॉक्स एंड लोएन थ्योरी में भी एक यही है कि राजा को चालाक, फॉक्स मतलब जो लोमड़ी होती है वो चालाक होती है, और शेर होता है वो शारीरिक रूप से बहुत बलशाली होता है। तो उसने राजा को ये बात कही कि उसे बलशाली यानी इटली के राजा को पावरफुल बनना चाहिए, और फॉक्स जैसा मतलब लोमड़ी यानी जो है उसकी तरह चालाक होना चाहिए, ताकि वो कूटनीति वगैरह में बहुत अच्छा हो सके। तो ये डुअल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है कि ये इससे कनेक्टेड है थोड़ा। उसके बाद उसने दिया है विवर्धन का सिद्धांत। विवर्धन का सिद्धांत ये बोलता है कि इटली का राजा मतलब वो ये कहता है कि अगर कोई भी स्टेट है तो वो इस रूल को फॉलो करे। स्टेट 2 तरीके के, उसने राज्य की दो परिभाषाएं दी। एक होता है स्वस्थ राज्य और एक होता है मतलब बीमार राज्य। स्वस्थ राज्य वो होता है जो हमेशा लड़ाई करता है और दूसरों की जगहों को जीतता है, जबकि एक ऐसा राज्य जो क्या कहते हैं शांति प्रिय रहता है और सही से रहता है, वो स्वस्थ राज्य वो उसके लिए अस्वस्थ राज्य है। तो विवर्धन का सिद्धांत ये है कि अपने आसपास के क्षेत्र को युद्ध के द्वारा जीतना। और इसका रीज़न ये है, इसने इसलिए कहा क्योंकि उस समय इटली जो था वो युद्धों से घिरा हुआ था और इटली की कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए इटली को मजबूत करने के लिए उसने ये सिद्धांत दिया। और इसी में उसका एक चीज़ जुड़ा कि उसने इस राज्य विस्तार के लिए ये युद्ध को भी मतलब इम्पोर्टेंस दी। उसने ये नहीं कहा कि आप संधि कर लो, समझौता कर लो, या कोई और नीति नहीं बताई। उसने बोला कि आप इसके लिए युद्ध में भी जा सकते हो। इसलिए उसने जो एक कॉन्सेप्ट दिया था कि एंड जस्टिफाइंग मीन, इट मीन्स कि उसने कहा कि राज्य की सुरक्षा के लिए अगर आपको युद्ध भी करना पड़े तो वो मतलब वो आपके लिए सही है। यानी
हम अपना अंतिम गोल पाने के लिए हमें किसी भी साधन का यूज़ करना पड़े, चाहे वो साधन अच्छा हो ना हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें हमारा अंतिम गोल मिल रहा है। जबकि इसी का उल्टा जो है वो गांधी जी बोलते हैं। तो थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें ये बोलता है कि हमारा एंड जो होता है वही हमारे मीन्स को क्या करता है, मतलब अगर हमारा एंड जो है, मतलब हमने जो साधन पाया वही हमारे मीन्स को जस्टिफाई कर देगा अगर हम जीत गए तो। जबकि गांधी जी जो एंड्स और मीन है उन दोनों में ही क्या मानते हैं, दोनों में ही संबंध मानते हैं। वो कहते हैं अगर स्वतंत्रता पाई चाहिए, मान लो हम आज़ादी के लिए लड़े थे, अगर आज़ादी चाहिए तो आज़ादी के लिए युद्ध का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जो युद्ध है वो क्या है, एक अनैतिक साधन है। तो उससे कभी स्वतंत्रता जैसा अच्छा साधन नहीं मिल सकता, या अच्छी साध्य या एंड तक नहीं पहुंच सकता है, ठीक है। जबकि ये बात मैकियावेली ने नहीं कही थी। उसके बाद एक सबसे फेमस इसका है, इससे पहले जब आप पढ़ोगे तो कभी भी ना, मतलब प्लेटो या फिर उसमें एरिस्टोटल में मानव नेचर के ऊपर उतना नहीं बताया गया है, उनके गुणों के बारे में बताया गया है। स्पेशली ह्यूमंस कैसे होंगे ये नहीं बताया गया। लेकिन इस समय मैकियावेली ने बताया कि ह्यूमंस जो होते हैं वो बहुत स्वार्थी होते हैं, डरपोक होते हैं, लालची होते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट उसने दिया ना, उसने इसको यूनिवर्सल मान लिया। यूनिवर्सल मतलब कि दुनिया के सारे लोग ही ऐसे होते हैं। उसने ये बात इटली को देख के, इटली के अनुभव से कही थी, लेकिन ये बात उसने पूरे यूनिवर्स पे लागू कर दी कि सारे ही जो है मानव ह्यूमंस क्या होते हैं, लालची, डरपोक और स्वार्थी होते हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं यूनिवर्सल इगोइज्म। तो ये आपका मैकियावेली लगभग कंप्लीट है। यूजीसी नेट में लगभग इसके आसपास ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, एक क्वेश्चन उसके वर्च्यू पे हमेशा आता है। जो वर्च्यू है प्लेटो वगैरह के लिए वर्च्यू का मीनिंग होता है आपका सद्गुण, न्याय, इन जैसी चीज़ों के लिए। लेकिन यहाँ पे वर्च्यू का मतलब होता है पावर, वीरता, करेज, ठीक है। और फॉर्च्यून के लिए यहाँ पे जो उसने यूज़ किया है, फॉर्च्यून मतलब होता है वैसे भाग्य, और भाग्य के लिए इसने जो मतलब उसको किससे कंपेयर किया था, वो किया था महिला से। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।